Good morning, all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, Bastar University. Once again, welcome you all for another set of lectures on Northern blotting technique. Let me tell you that Northern blotting is also one of the very important technique as Southern and Western blotting, and it is also in your syllabus of 4th semester. आप जैसे देखेंगे कि आपका एडवांस टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी जो 4th सेमेस्टर का पेपर है उसके 4th यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं नॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक। तो नॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक नाम से ऐसा लगता होगा कि नॉर्थ कोई डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के नाम पे इसका रख दिया गया होगा नॉर्थ, बल्कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप देखे होंगे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था साउथर्न ब्लॉटिंग के बारे में। तो साउथर्न ब्लॉटिंग का नाम 1975 में सबसे पहले एडविन साउथर्न नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे रखा गया। और इस मेथड का जो डिस्कवरी है वो 1979 में हुआ, जबकि साउथर्न ब्लॉटिंग का डिस्कवरी 1975 में हुआ था और ये उसके बाद हुआ 79 में। और मोस्टली ये हमारे आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए ये एक मेथड है। अब चूँकि ये साउथर्न ब्लॉटिंग डेवलप होने के बाद ये टेक्निक डिस्कवर किया गया, ये टेक्निक डेवलप किया गया, इसलिए अब क्योंकि डीएनए और आरएनए आपस में काफ़ी क्लोज भी हैं, तो ये इस कारण से इस टेक्निक का नाम, क्योंकि उस टेक्निक का नाम डीएनए वाले टेक्निक का नाम साउथर्न ब्लॉटिंग था, तो इस टेक्निक का नाम, क्योंकि ये आरएनए है तो डीएनए एंड आरएनए वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो नॉर्थ एंड साउथ आर आल्सो वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उस टेक्निक का नाम हो गया साउथर्न ब्लॉटिंग, तो आरएनए वाले टेक्निक का हो गया नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। तो ये लॉजिक है कि इसका नाम कहाँ से आया और कौन से सन में इसका डिस्कवरी हुआ और बाकी सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग पढ़ने से पहले आपको साउथर्न ब्लॉटिंग जानना बहुत जरूरी है। आप एक लेक्चर मैंने और अपलोड किया है, उसमें आप साउथर्न ब्लॉटिंग के बारे में पूरा डिटेल समझ सकते हैं। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द साउथर्न ब्लॉटिंग, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इसमें हैं। पहले तो मैं पूरा नॉर्थर्न ब्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, फिर मैं नॉर्थर्न से साउथर्न को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि क्या कुछ डिफरेंस है जो कि एक नॉर्थर्न ब्लॉटिंग और साउथर्न ब्लॉटिंग दोनों को आपस में डिफर करता है। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बेसिकली आरएनए के लिए होता है। इसमें सबसे पहले जरूरी है कि हमको, क्योंकि आरएनए के लिए ये टेक्निक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम आरएनए को आइसोलेट करें या आरएनए को बाहर निकालें। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपके डीएनए है, आरएनए है, सारे कंटेंट। तो our first target is that we want the RNA। सबसे पहले हमें RNA को आइसोलेट करना पड़ेगा। हमने सेल को ब्रेक किया, रप्चर किया, न्यूक्लियस को रप्चर किया, एंड फाइनली वी हैव बीन सक्सेसफुल इन आइसोलेटिंग द RNA। हमें RNA यहाँ पर मिल गया। एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, RNA हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। It's not like that DNA double helix and very straight, but it's present in the secondary structure form, which is a complicated structure. Now, जब हमको RNA यहाँ पर मिल गया ना, हम लोगों ने क्या किया, RNA को यहाँ पर आइसोलेट किया। अब RNA को आइसोलेट करने के बाद सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। हम लोगों ने यहाँ RNA को आइसोलेट किया। RNA आइसोलेट करने के बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पर होगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका हम क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने अलग अलग बेल्स बना दिए। इस बेल्स में हम लेंगे माइक्रोपिपेट, माइक्रोपिपेट की मदद से हमने आरएनए लिया और हर बेल्स में हम आरएनए यहाँ पर लोड करेंगे। तो सारे बेल्स में हम लोगों ने आरएनए को लिया, माइक्रोपिपेट के माध्यम से हमने अलग अलग बेल्स में इस आरएनए को अपलोड कर दिया। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आरएनए हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, तो इसका माइग्रेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जेल किसका बना हुआ है, एग्रोस का बना हुआ है। वी यूज 1% एग्रोस जेल।
1% एग्रोस लिया हमने, वाटर में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर लिया, चैम्बर में हमने जेल डाला और इसको डाल के पूरा जेल का कास्टिंग हुआ। इसमें हमने कॉम्ब लगाया, कॉम्ब को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो यहाँ बन जाएगा वेल। अब इस वेल में हमें आरएनए को लोड करना है, हम यहाँ पर वेल में आरएनए को लोड करेंगे। लोड करने के बाद जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर ऑन करते हैं, आरएनए का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, आरएनए विल स्टार्ट मूविंग एंड इट विल फॉर्म द डिफरेंट बैंड्स। लेट अस सपोज देयर विल फॉर्म बैंड लाइक दिस। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आता है, आरएनए के कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स होंगे जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स होंगे जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे। तो लार्जर फ्रेगमेंट्स क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेल का पोर साइज एक लिमिटेड होता है, वहाँ से पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस कारण से दे विल हैव वेरी लेस माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसने यहीं तक माइग्रेट किया, लेकिन इस वाले फ्रेगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसने ज़्यादा दूर तक माइग्रेट किया, इसलिए ज़्यादा दूर माइग्रेट किया। मीन्स द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द मूवमेंट इज मोर, मीन्स the fragment which is smaller in size will form the band down the gel, and the fragment which is more having more molecular weight it will form the band up the gel। मतलब आसपास के ऊपर साइड में या नीचे साइड में अपना बैंड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट मेथड जहां तक इसमें काफी कुछ सिमिलैरिटी है साउथर्न ब्लॉटिंग जैसी। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नाउ इट्स गोइंग टू डिफर फ्रॉम द साउथर्न ब्लॉटिंग, इसमें हम डालते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज नथिंग बट HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड क्यों ऐड कर रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को जरूरी है कि हम नलीफाई करें या फिर इनको लूज करें या सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम रिलैक्स करें। तो ये रिलैक्स करने के लिए हम क्या डालते हैं, इसमें HCHO डालते हैं। The HCHO that is formaldehyde is helpful to relax the secondary structure which is present inside the RNA। ठीक है, तो ये RNA के जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको रिलैक्स करेगा। तो 1 2 3 4 जैसे 4 ये वेल में आपको ये यहाँ है, यहाँ इस तरीके से तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इसने रिजॉल्व कर दिया। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। नाउ द ब्लॉटिंग इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग में भी हम लोगों ने ब्लॉटिंग किया था, लेकिन वहाँ ब्लॉटिंग हमने किसका किया था, DNA का। लेकिन नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में हम ब्लॉटिंग करेंगे, लेकिन किसका ब्लॉटिंग करेंगे, RNA का। अब यहाँ पर ब्लॉटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जरूरी है कि हमको ब्लॉटिंग करने के लिए एक ब्लॉटिंग पेपर का होना जरूरी है और एक मीडियम का होना जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रफ लिया, एक ट्रे लिया। अब इस ट्रे में हम यहाँ पर बफर डालेंगे, जैसे कि हमने देखा था साउथर्न ब्लॉटिंग में भी हम बफर डाल रहे थे, यहाँ पर भी हम बफर का प्रयोग करेंगे। सो इट इज नथिंग बट योर बफर। ठीक है, बफर का प्रयोग किए। बफर के ऊपर हम एक स्पंजी मटेरियल रखेंगे। स्पंजी मटेरियल रखने का या कुशन जैसा कुछ मटेरियल रखने का तात्पर्य ये है क्योंकि ये बफर को एक सक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। सक्शन फोर्स प्रोवाइड करने का अर्थ ये होता है कि बफर ऊपर की तरफ माइग्रेट करेगा। अब इसके ऊपर हम ये जो जेल रन किया हुआ है, ऑलरेडी जिस जेल पे रनिंग कंप्लीट हो चुकी है उस जेल को प्लेस करेंगे। अब इस जेल के ऊपर हम एक मेम्ब्रेन रखते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे अमीनो बेंजॉक्सी मिथाइल पेपर या अमीनो बेंजॉक्सी मिथाइल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने साउथर्न ब्लॉटिंग के केस में नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर यूज किया था, लेकिन यहाँ हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे अमीनो बेंजॉक्सी मिथाइल पेपर। क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर भी कई जगह यूज किया जाता है, बट द एफिशिएंसी ऑफ रिजल्ट इज नॉट एज मच बेटर इन द nitrocellulose in case of northern blotting than as compared to amino benzoxy methyl। इसीलिए amino benzoxy methyl पेपर का यहाँ कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। amino benzoxy methyl पेपर इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसके ऊपर मैंने पेपर टॉवल रखा, जैसे कि हम साउथर्न ब्लॉटिंग के यूज करते हैं, तो ये हमारा पेपर टॉवल। पेपर टॉवल के ऊपर हमने एक वेट रखा।
हमने एक वेट रखा। वेट का ये फंक्शन है कि ये ऊपर से दबाव क्रिएट करेगा, जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर आएगा नीचे से कैपिलरी फोर्स एक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि यहाँ पर बफर है, बफर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, इट इज हैविंग हाई साइड W, वाटर पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा है, और ऊपर वाले रीजन में टॉवल में क्या है, वाटर पोटेंशियल कम है, साइड W यहाँ पर क्या है, कम है। एंड यू नो द कंसेप्ट, water always flow from the region of high water potential to the region of lower water potential, ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल वाले रीजन में ये मूव करेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सक्शन फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो जो भी बफर रहेगा ये ऊपर की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा, और माइग्रेट होने के कारण जो भी आरएनए के जो भी स्ट्रैंड्स थे आपके जेल में, आपके जो भी जेल में थे, वो अल्टीमेटली कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके जेल से कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ अमीनो बेंजोक्सी मिथाइल पेपर में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब जैसा जैसा आपका इम्प्रिंट, जैसा जैसा आपका फिंगरप्रिंटिंग आपके अमीनो बेंजोक्सी मिथाइल पेपर में ट्रांसफर हुआ है, सेम वैसा ही पैटर्न आपके किसमें है, जेल में। तो सिमिलर पैटर्न वी हैव ऑब्टेन्ड इन द अमीनो बेंजोक्सी मिथाइल पेपर। अब हमको ये पैटर्न मिल गया। नाउ दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4, ये यहाँ है और ये कुछ इस तरीके से है। अब this is nothing but this type amino benzoxy methyl paper, ये amino benzoxy methyl paper है, इसमें अलग अलग बैंड्स हमको मिल चुका है। अब इन बैंड्स को हमको अल्टीमेटली क्या करना है, प्रोब से ट्रीट करना है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें हम प्रोब से इस अमीनो बेंजोक्सी मिथाइल पेपर जिसमें सारे बैंड्स हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये प्रोब कैसे बनता है। अब ये प्रोब बनाने का विधि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले ये हमारा वो डीएनए है जो टारगेट डीएनए का सीक्वेंस है, जिसका सीक्वेंस हमको पता है, लेकिन वो सीक्वेंस हमारे जीनोम में है कि नहीं, या फिर वो सीक्वेंस ये आरएनए के सैंपल में है कि नहीं, हमको डिटेक्ट करना है। तो ये उस आरएनए का सीक्वेंस हो गया। इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, जी का सी, जी का सी, सी का जी, यू का ए और ए का यू, आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन हमको यहाँ पर जो प्रोब यूज करना है वो डीएनए प्रोब है, तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना पड़ेगा, मतलब सी का सी, सी का सी, जी का जी, ए का ए। लेकिन आरएनए में जो यूरेसिल रहता है वो डीएनए के थायमिन को रिप्लेस करता है, तो यूरेसिल की जगह यहाँ पर थायमिन। तो ये जो हमारा जो फाइनली बना, ये हमारा क्या है, प्रोब है। इस प्रोब में हम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को अटैच कर देते हैं, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था साउथर्न ब्लॉटिंग में, रेडियो एक्टिव मटेरियल का एडवांटेज ये होता है कि वो हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो जैसे ही ये अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस को एमिट करेगा, एमिट करने के कारण क्या होगा, पेपर जो होता है या आपके एक्सरे फिल्म जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोब को ट्रीट करेंगे, प्रोब से हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे प्रोब से। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है इसको लेके हम इस अमीनो बेंजोक्सी मिथाइल पेपर के साथ ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक के लिए रख देंगे। तो दिस इज नथिंग बट 1 2 3 4 एंड दिस इज योर लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। अब ये वाला सीक्वेंस फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि इस वाले सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, ये आरएनए का सीक्वेंस है, ये आपके डीएनए का सीक्वेंस है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा, इसके साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा, और शो करने के बाद ये कौन सा हाइब्रिड हुआ आपका, आरएनए डीएनए हाइब्रिड हुआ। जबकि साउथर्न ब्लॉटिंग में क्या बन रहा था आपका, डीएनए डीएनए हाइब्रिड बन रहा था। ये डिफरेंस भी आप नोट करते चलिएगा, यहाँ पर आरएनए डीएनए हाइब्रिड होता है। तो जो हम प्रोब ले रहे हैं वो डीएनए प्रोब है, और डीएनए प्रोब के साथ क्या अटैच है, रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, हम कोई भी एक्सरे फिल्म को लेते हैं, एक्सरे फिल्म को लेंगे और एक्सरे फिल्म को इसके ऊपर इम्प्रिंट कर लेंगे। तो एक्सरे फिल्म को जब हम इम्प्रिंट करेंगे तो सपोज 1 2 3 4 लाइक दिस, एंड इस तरीके से इसके ऊपर हमारा प्रोब आया था, और प्रोब यहाँ पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। फ्लोरेसेंस जब प्रोड्यूस करेगा तो हमको जो अल्टीमेटली जो पेपर मिलेगा 1 2 3 4
इसमें चूंकि यहाँ पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो एक्सरे का जो फिल्म हमको यहाँ पर मिलेगा उसमें सिर्फ यहाँ पर हमको एक हैलो दिखेगा, हैलो स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब वहां पर हमको बस डीकलराइजेशन दिखेगा। क्यों यहीं पर सिर्फ डीकलराइजेशन दिखेगा? क्योंकि हमारा प्रोब यहीं अटैच है और प्रोब जहां पर अटैच रहेगा वहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच रहेगा, जहां रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच रहेगा वहीं से रेडिएशंस निकलेंगे और जहां से रेडिएशंस निकलेंगे वहीं पर ही डीकलराइजेशन या हैलो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट 12 वाले पोजीशन में जहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ था सक्सेसफुली, डीएनए और आरएनए का हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, वहीं पर हमारा प्रोब अटैच है और जहां हमारा प्रोब अटैच है वहीं पर नेचुरल सी बात है रेडियो एक्टिव मटेरियल रहेगा और जहां रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारा अटैच रहेगा वहीं से रेडिएशन एमिट होंगे और जहां से रेडिएशन एमिट होंगे जाहिर सी बात है वहीं पर हैलो का फॉर्मेशन होगा या डीकलराइजेशन होगा एक्सरे फिल्म में। और जहां पर डीकलराइजेशन होगा मतलब हम ये याद कर पाएंगे कि वो कौन सा टारगेट आरएनए है जिसका सीक्वेंस तो ऑलरेडी हमको पता था लेकिन हमारे सैंपल में वो आरएनए है कि नहीं ये हमें नहीं पता। तो इस मेथड से हम इस आरएनए का डिटेक्शन कर सकते हैं, इस आरएनए का पता लगा सकते हैं कि वास्तव में वो आरएनए हमारे सैंपल में है या नहीं है और है तो कौन से फ्रेगमेंट में है और कौन से पोजीशन पे है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक। इसमें अब मैंने एक और चीज यहाँ बताना है कि लेट मी कंपेयर समथिंग अबाउट नॉर्थन ब्लॉटिंग एंड साउथर्न ब्लॉटिंग व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहला ये डिफरेंस है, साउथर्न प्लॉटिंग एडविन साउथर्न नाम के वैज्ञानिक ने 1975 में डिस्कवर किया था। नॉर्थर्न प्लॉटिंग हैज बीन डिस्कवर्ड इन द ईयर 1979 एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ साउथर्न प्लॉटिंग, क्योंकि वो साउथर्न प्लॉटिंग उसका नाम रख दिया गया डीएनए वाले का, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थर्न प्लॉटिंग वाले का नाम नॉर्थन ब्लॉटिंग वाले का नाम रख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट यस इट इज आरएनए, डीएनए आरएनए आर वेरी क्लोज एंड नॉर्थ एंड साउथ आर आल्सो वेरी क्लोज, सो ऑन दैट बेसिस। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल साउथर्न ब्लॉटिंग में नहीं किया था क्योंकि डीएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है तो वहां रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आरएनए में मोस्टली ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाती हैं तो उसको रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयरफॉर वी यूज फॉर्मेल्डिहाइड टू रिजॉल्व दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। अगला इंपॉर्टेंट चीज जो डिफर करता है नॉर्थर्न और साउथर्न को, वहां हम लोगों ने मोस्टली नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का इस्तेमाल ना करके अमीनो बेंजोक्सी मिथाइल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई जगह नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन भी इस्तेमाल होता है बट उसके एफिशिएंसी रिजल्ट के एक्यूरेसी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने अमीनो बेंजोक्सी मिथाइल के होते हैं। देयरफॉर दिस इज मच प्रेफरेबल पेपर व्हिच इज जनरली बीइंग यूज्ड। ये एक चीज हो गया। इसके बाद प्रोब की बात करें तो प्रोब वहाँ पर हम डीएनए प्रोब ही यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी डीएनए प्रोब यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ नॉर्थर्न और साउथर्न में? डिफरेंस ये हुआ कि साउथर्न ब्लॉटिंग में हमने डीएनए हाइब्रिडाइजेशन किया था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट मटेरियल है वो क्या है आरएनए है और जो प्रोब है वो क्या है डीएनए। सो हियर वी यूज डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, जबकि साउथर्न ब्लॉटिंग में हमने देखा था डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। तो ये एक अलग से एक और पैटर्न हो सकता है, एक और डिफरेंस का पॉइंट हो सकता है। सो these are some of the difference which distinguish somewhere or the other northern and southern blotting with each other and makes them the difference. So if you want to study in a better way, you go study both the pattern in similar, मतलब जब आप southern blotting का अध्ययन कर रहे हैं उसी समय आप northern blotting का अध्ययन करिए, क्योंकि most of the things are almost similar. If you compare and study, I think it will give you more knowledge and you can grasp up the things very easily. And you can also differentiate between two things in a better way. And I think this is all about the northern blotting technique. Hope you understand this lecture very well. Thank you so much for your kind attention.